था सलाइवा के अंदर, कौन सा था? कौन सा? अमाइलेज, सलाइवरी। तो यहां भी लिख दूं, यहां पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलना पड़ेगा। अमाइलेज ही है, यहां भी अमाइलेज था, पैनक्रियाज ने भी अमाइलेज बनाया, यहां भी वो स्टार्च को खा रहा था, यहां भी ये स्टार्च को खाएगा। फर्क क्या है? ये माउथ में बना, इसीलिए सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर होता है ना, इसीलिए नाम क्या बना? और ये क्या है? पैनक्रियाज ने बनाया ना। किसने बनाया? पैनक्रियाज। तो ये क्या है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या है ये? यहां कौन सा होता है? पैनक्रियाज में 30%, 70% डाइजेशन के टाइम पे। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या है हमारे पास? यस, न्यूक्लियेसेस। क्या है? न्यूक्लियेसेस। और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज। समझे? पक्का? पक्का? नहीं समझे ना? क्या समझे? कि सभी प्रकार के एंजाइम्स यहां अवेलेबल है, सारे के सारे। लेकिन हमने इनएक्टिव एक्टिव, इनएक्टिव एक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव, इनएक्टिव एक्टिव, जेन प्रो प्रोजेन, जेन प्रो प्रोजेन, ये किसके बारे में पढ़ा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। किसके बारे में पढ़ा? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। समझा? पक्का? नहीं समझा? तो बताओ, अभी तक आपने कितने एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़े हैं? कितने एलिमेंट्री कैनाल को एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़े हैं? कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर का फंक्शनिंग सब समझ गया। ब्लड कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, समझ गया। कहां से बाइल बन रहा है, बाइल बन के कहां से कहां जा रहा है, समझ गया। पक्का? इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो? पक्का? ओके, ठीक है। तो कल या फिर परसों, परसों तो छुट्टी होगी, फिर उसके दिन मंडे को, ठीक है, मंडे को आप फ्लो चार्ट बना के ला सकते हो। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन, आज जो पढ़ाया वो समझा? याद भी हो गया? क्या याद हो गया? पूछूं? पूछूंगा तो आंसर नहीं दोगे? देंगे? ठीक है, फिर पूछते हैं। रेडी है? अच्छा, लेकिन एक अब थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। जिसको आंसर आता है उसने हाथ ऊपर करना है, क्योंकि मुझे भी तो समझे किसको आंसर आता है। भीड़ में ऐसे ऐसे इतना प्रॉपर एक्टिंग करने लग गए, ठीक है, ऐसा लगता है सब आंसर दे रहे हैं, है ना। चलो, क्वेश्चन पूछूंगा तो हाथ ऊपर करने हैं। पैनक्रियास के एक पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, वो एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है? क्वेश्चन ये नहीं समझ रहे तुम लोग? अच्छा, कोई बात नहीं। डेल्टा सेल क्या बनाते हैं बेटा? खुसर फुसर ना है। अल्फा सेल क्या बनाते हैं? अच्छा, बाकी जिसको आता है उसका हाथ ही ऊपर रहेंगे। सर ये तो सजा हो गई, हाथ नीचे कर लो। अब बताओ, एंजाइम्स के नाम कौन बताएगा? अब हाथ ऊपर करो। पैनक्रियास के अंदर कितने एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम्स होते हैं? रेज योर हैंड। कौन कौन से होते हैं? कौन नाम बता सकता है? हाँ, 3 लोग है पूरी क्लास में, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। अच्छा, याद कर करके बोल रहे क्या? ठीक है, चलो। सबसे पहला प्रोटीन डाइजेस्टिंग, उसके अंदर 3 पड़े। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। बोलो, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन। समझा? पक्का? तो ये 3 कौन से हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले 3 पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के नाम बताओ। काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम के नाम बताओ। पैनक्रियाज ने बनाए हुए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम के नाम बताओ। बोलो।
पैनक्रियाटिक अमाइलेज कितने पीएच पे काम करेगा? रॉन्ग आंसर। जब आपको पता है कि 7.8 पीएच है तो फिर 6.8 पे कैसे करा रहे हो उसको? अच्छा बताओ सैलिवरी अमाइलेज कितने पीएच पे काम करेगा? बिकॉज सलाइवा का पीएच कितना है? वेरी गुड। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम्स है? न्यूक्लिएजेस। तो फिर लाइपेज कहां बनता है? तो इसीलिए पैनक्रियाटिक लाइपेज। समझा? एक बात समझ लो लाइपेज के बारे में। लाइपेज बॉडी में बहुत जगह बनता है, लेकिन हम पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्यों? बिकॉज यही ज्यादा क्वांटिटी में होता है पूरी बॉडी में। जैसे कि स्टमक में भी बनता है लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। एक तो लिंगुअल लाइपेज भी होता है, ये बहुत सिलेबस के बाहर की बात है, सिर्फ सुनो और छोड़ दो। हाँ, लिंगुअल लाइपेज भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज शायद है आपके सिलेबस में, और इंटेस्टिनल लाइपेज भी होता है, लेकिन सब लाइपेज ट्रेसेस में होंगे। क्या होंगे? मतलब बहुत ही कम, छोटे छोटे, बहुत कम क्वांटिटी में। तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनाता है लाइपेज को? पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं और पैनक्रियास बनाता है। पैनक्रियास का कौन सा पार्ट? एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? बोलो पक्का? सबको समझ रहा है? यहां तक का सब कुछ क्लियर है? पक्का एकदम? गुड। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी ने तो शायद इसके बाद में डाइजेशन ही स्टार्ट कर दिया है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होगी शायद, है ना? बकल कैविटी इसको स्टार्ट कर दिया है, और फिर ये सारी बातें यही करना चाहता है, और हमें अच्छा नहीं लग रहा, है ना? हमें अच्छा नहीं लग रहा ये सब बातें यहाँ हो रही है, तो है ना? नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम तो अलग से करेंगे भाई। तो सुनो, अब हम ऐसी ग्लैंड पढ़ेंगे जो एसोसिएटेड नहीं है, नॉन एसोसिएटेड ग्लैंड। नाम बताना। बस दो ग्लैंड बची है अभी, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है जरा बताना। हाँ, अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ध्यान से सुनना है और दिमाग यहीं देखना है, और दिमाग से देखना है, आंखों से नहीं। देख रहे हो? मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ये है म्यूकोजा, ऑफ स्टमक। इसकी फोल्डिंग को क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रूगी। ओके ओके ओके। ये फोल्डिंग के अंदर आपको यहां पर ऊपर कवरिंग मिलती है, किसकी? म्यूकस की। वेरी गुड। ऊपर किसकी कवरिंग होती है? ये म्यूकस की कवरिंग होती है। इसके दो रीजन है, एक तो HCl है और दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज। समझे? जिसको पेप्सिन बोलते हैं हम। तो मेरी बात सुनो, क्या होता है कि जब गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं ना, तो गैस्ट्रिक जूस जब रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक जूस में HCl है बहुत सारा, हाईली एसिडिक होता है, और अगर HCl आप अपने स्किन के ऊपर डाल दो तो स्किन तो जल जाएगी ना। तो इसीलिए स्किन को बचाने के लिए सबसे पहले स्किन के ऊपर बहुत सारा क्या लगाया जाता है? म्यूकस। इसके ऊपर, स्किन के ऊपर क्या लगा दिया? म्यूकस। अब म्यूकस, बहुत सारा म्यूकस लगा दिया। म्यूकस लगाने के बाद अगर मैं इसके ऊपर पेप्सिन नाम का एंजाइम छोड़ता हूं, तो पेप्सिन का एक्टिव साइट क्या वो प्रोटीन की लेयर तक पहुंच रहा है? क्योंकि उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कुछ कर सकते क्या? HCl भी डाल दिया थोड़ा सा, ले, तो HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में आया क्या? क्योंकि बीच में कौन है? समझा? तो म्यूकस किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? HCl से भी और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम से भी। समझा? अब मेन हम ग्लैंड पढ़ते हैं, बिकॉज हेडिंग क्या है? कौन सी ग्लैंड? ठीक है, सब लोगों का ध्यान है? पूछूं? ठीक है।
अगर यही फोल्डिंग कहां पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको क्या बोलेंगे? पक्का? अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम ना बाकी सब इरेज कर देते हैं। ये मैंने इरेज कर दिया। हम पढ़ रहे हैं स्टमक। स्टमक के अंदर रेगुलर फोल्ड होती है कि इर्रेगुलर होती है? इर्रेगुलर फोल्ड का नाम कौन सी रुगी? अच्छा, गैस्ट्रिक रुगी कहते हैं क्या? ठीक है। अब मैंने आपको क्लियरली बताया है कि पूरा का पूरा यहां से लेके वहां तक फोल्ड है ना? और एक फोल्ड में गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसे बनती है मैं वो बना के बता रहा हूं, ठीक है? ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये एक ही फोल्ड है ना? म्यूकस बनाने वाले नेक रीजन में होते हैं म्यूकस नेक सेल। कौन से सेल्स? ओके, म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है। फिर होते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स ऑल्सो नोन एज, पक्का? पैराइटल सेल को चीफ सेल बोलते हैं या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मान लो कि मैं यहां लिख देता हूं चीफ सेल्स, तो चीफ सेल्स को मैं पेप्टिक सेल्स बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं, ठीक है। चीफ सेल को मैं ज़ाइमोजन सेल्स बोल सकता हूं। अच्छा ठीक है, ये नहीं पता, ठीक है। तो सुनो, ये दोनों में से ऑक्जेंटिक सेल किसको बोलूं? पक्का? याद आ गया ना? हाँ। ऑक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स, ये क्या है? चीफ सेल्स ऑल्सो नोन एज, अच्छा ठीक है, पेप्टिक सेल्स ऑल्सो नोन एज ज़ाइमोजन सेल्स। ज़ाइमोजन सेल्स, इतना क्लियर है? क्या क्लियर है? तुम्हें सिर्फ अभी क्या दिख रही है? देखो, तुम्हें दिख रही है स्टमक, स्टमक के अंदर का म्यूकोजा, म्यूकोजा के अंदर की फोल्डिंग, और वो फोल्डिंग बनी है म्यूकोजा से। फोल्डिंग का नाम है गैस्ट्रिक रुगी। अब आप फोल्डिंग पे फोकस कर रहे हो तो आपने देखा कि एक फोल्डिंग के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के सेल बैठे हैं, और डेफिनेटली कौन सी लेयर में बैठे हैं? म्यूकोजा की सब म्यूकोजा, आपको पता होगा ना, म्यूकोजा में बैठे हैं। अब देखो, म्यूकोजा में है अलग अलग टाइप के सेल है, इसीलिए अलग अलग कलर के भी निकाल दिए हमने। ओके, अब नेक रीजन में बैठे हैं, गले में। अब गला नीचे थोड़ी होता है, गला तो ऊपर ही होता है ना, तो ये नेक रीजन में बैठे हैं, तो म्यूकस बनाते हैं। तो कौन से सेल? म्यूकस नेक सेल। म्यूकस जो क्या करेंगे, ये पूरे ऊपर ऐसे क्या बना दिया इन्होंने? म्यूकस की लेयर, जिसकी वजह से ये सेल के लेयर को कुछ होगा क्या? क्योंकि किसने क्या बना दिया? म्यूकस। इतना क्लियर है? ओके। अब बचे पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स और चीफ सेल्स, ठीक है। तो पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? HCl। और क्या बनाते हैं? यस, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा CIF। कैसल्स
इंट्रिंसिक फैक्टर। एक मिनट, हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे है क्लियरली दिखाई पड़ रही है। कुछ फोल्डिंग्स में कुछ मॉडिफाइड सेल्स बैठे हैं, उसमें भी आपको नाम दिख रहे हैं। कितने टाइप के सेल है? 3। ऊपर कौन से है? म्यूकस नेक सेल, तो क्या बनाएंगे? म्यूकस। दूसरा नाम पढ़ लिया पैराइटल सेल, ऑल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या बना रहे हैं? एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या बना रहे हैं? अच्छा, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इतना समझा? HCl का लॉन्ग फॉर्म, अच्छा ठीक है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब बताओ कि कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है? क्या करता है? क्या करता है? सही बोल रहे, बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो अगर ये नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं 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 होगा। सुनो, ध्यान से सुनो, सही बोल रही हो तुम, कंफ्यूज मत हो। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैसल्स। तो देखो फिर, हाँ, HCl को बाद में पढ़ेंगे, पहले कैसल्स पढ़ लेते हैं। कैसल्स CIF, दैट इज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या करता है? ये करता है एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कौन सा विटामिन? विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12। अब B12 विटामिन जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। अब आप सोचोगे एब्जॉर्प्शन तो ऐसे ही हो जाता है, नहीं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली नहीं होता। विटामिन B जो है इसके अलग नखरे हैं। विटामिन B12 को लेने के लिए आना पड़ता है, तब जाके विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है। इमेजिन करो, एक कंडीशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना है सब लोग, यहां ध्यान दो। मान लो कि आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में के पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना रहे, और आपने 2 किलो विटामिन B12 खा लिया, उसमें से एक भी विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है ना। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो ही क्या होगा? वो एब्जॉर्ब। समझा? तो सुनो फिर, यहां देखो, मान लो कि आपने विटामिन B12 खाया, और ये कौन है? विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 कहां गया? स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन से सेल? ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल। उन्होंने क्या बनाया? कि इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बनाया? इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बनाया? वो आया। मान लो मेरा राइट हैंड जो है, ये वाला हाथ, ये है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये ढूंढता है किसको? विटामिन B12 को। अब ये ढूंढ रहा है, इसको मिल गया तो ये इसको बाइंड कर गया, बाइंड कर लिया इन्हें। अब इसको स्टमक से लेके जा रहा है ये। चलो, स्टमक के बाद डियोडेनम, फिर आया जेजुनम, फिर आया इलियम, और इलियम में आने के बाद ये इंट्रिंसिक फैक्टर बोलता है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो गया और इंट्रिंसिक फैक्टर यहीं रह गया। समझा? सभी को समझा? पक्का? ओके। एक क्वेश्चन, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहे हैं? एक मिनट, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता कहां पे है? अभी तो बताया, कहां पे होता है? इलियम में। समझा? पक्का? पक्का? ठीक है, ओके। ये वाला इलियम कौन सा इलियम है? ये पेल्विक बोन जो होती है ना, उसके ऊपर का रीजन वाला इलियम है। हमें क्या करना पड़ेगा? ई लगाना पड़ेगा ना इधर, तभी तो जाके कौन सा इलियम होगा? जेजुनम के बाद वाला इलियम। समझे? हाँ, ठीक है। तो इलियम में एब्जॉर्प्शन किसका हुआ? अच्छा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किसने करवाया?
बोलो ना, कैसल्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर किसने रिलीज किया? ऑक्जेंटिक सेल कहां होते हैं? कौन सी ग्लैंड में? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है? स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? सब लोग नहीं बोल रहे। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन से सेल्स कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं? कौन से सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल, ऑल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइडल सेल क्या बनाते हैं?